हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैटलिस्ट क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग का पीवाईक्यू सेशन का आज डे 4 है और डे 4 में हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर को करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस जो है वो किसके स्टडी के ऊपर बेस्ड होता है? तो अगर हम बात करें पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस की तो ये बेस्ड होता है एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स। फॉसिल्स से जो हमको एविडेंस मिलता है उसी एविडेंस को हम लोग पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। क्लियर है बात? तो हमारे पास फॉसिल्स क्या होता है भाई, फॉसिल्स भी हम लोग समझ लेते हैं। फॉसिल्स क्या होता है? मिलियंस ऑफ ईयर अगो, है ना, लाखों साल पहले जो एनिमल और पेड़ पौधे मर गए और जमीन में दफन हो गए, आज वो हमें फॉसिल्स के रूप में मिलते हैं। तो ये होता है भाई हमारा क्या, फॉसिल्स। जो हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ये हमारे पास इसका जो एविडेंस है ये हमको मिलता है एम्ब्रियो से, है ना। और कंपैरेटिव एनाटॉमी का जो हमारे पास एविडेंस है ये हमको मिलता है होमोलॉगी और एनालॉगी से। क्लियर है बात? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फॉसिल्स। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट डू एनालोगस स्ट्रक्चर शो। जो हमारे पास एनालोगस स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या शो करते हैं? ए में है आपके पास डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बी में है आपके पास कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सी में है पैरेलल इवोल्यूशन और डी में है साल्टेशन। आप लोगों को एक ट्रिक बता देते हैं जो कि बहुत बढ़िया होगा मेरे भाई लोग। ए से होता है आपका एनालोगस, क्या होता है? एनालोगस। और सी से होता है आपका कन्वर्जेंट, क्या होता है? कन्वर्जेंट। क्लियर है बात? और एक और ट्रिक याद रखना, एच डी। क्या याद रखना भाई? एच डी। एच से हो जाएगा आपका होमोलोगस, होमोलोगस। और डी से आपका हो जाएगा डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। तो आपको एसी और एचडी याद रखना है। क्या याद रखना है? एसी और एचडी याद रखना है। एसी कहने का मतलब कि एनालोगस जो है वो शो करेगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और एचडी कहने का मतलब कि होमोलोगस जो है वो शो करेगा क्या भाई? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 115 में भी ये लिखा हुआ है। पेज नंबर 115 में एनसीईआरटी के लिखा हुआ है कि जो हमारे पास एनालोगस स्ट्रक्चर है वो क्या शो करता है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 3 कह रहा है व्हाट डिड प्री हिस्टोरिक केव डेवलप। कब जो है प्री हिस्टोरिक केव डेवलप हुआ? 18,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, या 75,000 साल पहले, या फिर 40,000 साल पहले? तो जो हमारे पास प्री हिस्टोरिक केव है वो कब डेवलप होता है भाई? वो डेवलप होता है हमारा 18,000 साल पहले। 10,000 साल पहले की बात करें तो ये हमारे पास इस वक्त में हम लोग खेती करना स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट हो गया था। एग्रीकल्चर जो है वो क्या हुआ था? स्टार्ट हो गया था। क्लियर है बात? तो ये दो डाटा आपको यहां से याद रखना है। क्वेश्चन 4 कह रहा है एनालोगस स्ट्रक्चर आर एज अ रिजल्ट ऑफ। देखो रिपीट कर रहा है। एनालोगस स्ट्रक्चर का क्या बताया मैंने भाई? आपको क्या याद रखना है? एसी याद रखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसी सर? तो ए माने एनालोगस स्ट्रक्चर और सी माने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारे पास एनालोगस स्ट्रक्चर होता है वो क्या शो करता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। एकदम सेट हो रहा है भाई ब्रेन में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ जावा एपमैन। जावा एपमैन का क्रेनियल कैपेसिटी कितना होता है? 900 सीसी, उसके अलावा आपका 1075 सीसी और 1450 सीसी, या फिर 1660 सीसी। तो हमारे पास जो क्रेनियल कैपेसिटी है जावा एपमैन का वो कितना होता है? 900 सीसी होता है। और इसी तरह कई सारे आपको क्रेनियल कैपेसिटी सबका याद कर लेना होगा क्योंकि सवाल इससे आता है। अब कह रहा है एज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन इज मेजर्ड बाय। जो एज ऑफ एवोल्यूशन है मैन का वो हम लोग किसके द्वारा मेजर करते हैं? यूवी रेडिएशन के द्वारा, या फिर कार्बन डेटिंग के द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा, या फिर रेडियो एक्टिव डेटिंग के द्वारा? तो जो एज ऑफ एवोल्यूशन होता है वो हम लोग मेजर करते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 6 कह रहा है डायनासोरस आर। डायनासोरस जो है वो हमारे लिविंग रिप्टाइल्स है, एक्सटिंक्ट रिप्टाइल्स है, प्रिमिटिव रिप्टाइल्स है, या फिर एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस है? तो सबसे पहला सवाल ये भाई यहाँ पे गलत हो जाता है कि जो हमारे पास डायनासोरस थे वो एम्फीबियंस नहीं थे। तो ये तो भाई खत्म हो गया।
प्रिमिटिव रिप्टाइल, एक्सटिंक्ट रिप्टाइल या लिविंग रिप्टाइल। अब देखो डायनासोरस जो है वो जोरासिक पीरियड में थे, अब वो आपको नहीं देखने को मिलते हैं, यानी कि वो एक्सटिंक्ट कर गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। क्लियर है बात, वो एक्सटिंक्ट कर गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं, अब वो हमको देखने को नहीं मिलते हैं। तो दैट्स व्हाई डायनासोरस जो है वो हमारे एक्सटिंक्ट रिप्टाइल है। कैसे रिप्टाइल है? एक्सटिंक्ट रिप्टाइल। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। क्वेश्चन 7 कह रहा है सीनोजोइक एरा इज नोन एज। सीनोजोइक एरा जो होता है, यहाँ पे ओ छूट गया लगता है ना, वो यहाँ पे लगा लेना एन के बाद। सीनोजोइक एरा इज नोन एज एज ऑफ मैमल्स एंड मॉडर्न फ्लोरा, एज ऑफ एम्फीबियंस एंड लाइकोपॉड्स, एज ऑफ मैमल्स एंड रिप्टाइल्स, एज ऑफ रिप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म। तो जो सीनोजोइक एरा है वो क्या होता है भाई हमारा? वो होता है एज ऑफ मैमल्स एंड मॉडर्न फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? फ्लोरा का मतलब होता है जो हमारे चारों तरफ आप देख रहे हैं, यानी कि प्लांट्स, है ना। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? फ्लोरा का मतलब होता है भाई प्लांट्स। और फाउना रहेगा तो क्या हो जाएगा? फाउना रहेगा तो फाउना अगर आपका रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं एनिमल। क्लियर है बात? फ्लोरा का मतलब भाई प्लांट्स और फाउना का मतलब एनिमल, और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारे पास फॉसिल्स होते हैं वो हमें कहां देखने को मिलता है? मेटामॉर्फिक रॉक में, इग्नियस रॉक में, या फिर सेडिमेंट्री रॉक में, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो फॉसिल्स जो है वो कहां देखने को मिलता है हमको? फॉसिल्स जो है वो सबसे ज्यादा हमको सेडिमेंट्री रॉक में देखने को मिलता है, जो कि सेडिमेंटेशन होने के वजह से बनता है सेडिमेंट्री रॉक। तो सबसे ज्यादा जो फॉसिल्स है वो कहां देखने को मिलता है हमको? सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलता है। क्लियर है बात? क्वेश्चन 10 कह रहे हैं ड्रायोपिथिकस इज मोर सिमिलर टू। ड्रायोपिथिकस जो है वो किससे ज्यादा सिमिलर होते हैं? एप से, गोरिल्ला से, चिंपैंजी से या मैन से? तो यहां पे याद रखोगे पेज नंबर आपका लगभग 100 कहां गया भाई, पेज नंबर आपका 124 में लिखा हुआ है कि जो हमारे पास रामापिथिकस होते हैं, रामापिथिकस ये सिमिलर होते हैं मैन के, ये मैन लाइक होते हैं। क्लियर है बात? और अगर हम बात करें ड्रायोपिथिकस की, ड्रायोपिथिकस की, तो ये जो आपका ड्रायोपिथिकस है ये होता है आपका एप लाइक, एप लाइक। तो ड्रायोपिथिकस जो है हमारे पास वो मोर सिमिलर टू, किससे ज्यादा सिमिलर होगा भाई? हमारे एप से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कहां लिखा हुआ? पेज नंबर 124 एनसीईआरटी के। क्लियर है बात? क्वेश्चन 11 कह रहा है एसएल मिलर इज रिलेटेड टू। एसएल मिलर किससे रिलेटेड? टू ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, या यूज एंड डिसयूज ऑफ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, न्यो डार्विनिज्म या फिर न्यो लैमार्किज्म। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है हमारा, ये भाई देने वाले साइंटिस्ट है लैमार्क। लैमार्क, लैमार्क ने क्या कहा कि जितना ज्यादा हम किसी ऑर्गन का इस्तेमाल करेंगे वो उतना ज्यादा डेवलप होते जाएगा। उन्होंने जिराफ का एग्जांपल दिया था। किसका एग्जांपल दिया था? इन्होंने जिराफ का एग्जांपल दिया था हमें। ठीक है, किसका एग्जांपल दिया था? अरे यार, इन्होंने हमको जिराफ का एग्जांपल दिया था। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। इन्होंने जिराफ का एग्जांपल दिया लैमार्क साहब ने। लैमार्क साहब ने क्या कहा कि जितना ज्यादा हम किसी ऑर्गन का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा वो ऑर्गन हमारा डेवलप होते जाएगा। लेकिन इन्होंने एक लाइन और कहा कि वो जो हमारे पास डेवलपमेंट है वो इनहेरिट होगा, यानी कि पेरेंट्स से प्रोजनी में जाएगा। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये बात उनका गलत हुआ। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं वेजमान। वेजमान कहते हैं कि अगर सोमैटोप्लाज्म में चेंज होगा तो वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, और जर्म प्लाज्म में अगर चेंज होता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। क्लियर है बात? तो हमारे पास यूज एंड डिसयूज जो है वो किसने दिया भाई? लैमार्क ने दिया। क्लियर है बात? न्यो डार्विनिज्म और लियोमार्किज्म हमारा नहीं होगा। तो हमारा एसएल मिलर जो है वो किसके रिलेटेड है? ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था, पूरा मीडियम बना के कई सारे गैसेस लिए थे और वैसा एनवायरनमेंट इन्होंने जनरेट किया था। क्लियर है बात? एसएल मिलर साहब ने। थैंक यू बच्चों। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।